नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे लेकर के आया हूं और अब तक जो आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और वो मोड़ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की कलई खोल के रख देगा। एक दिन पहले दिशा के पिता सतीश साल्यान जी ने कहा कि मेरी बेटी का जो अधूरा काम है वो मैं पूरा करूंगा। और उनकी बेटी का अधूरा काम था क्या? उनकी बेटी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे संभवतः काम कर रही थी। वो प्रोजेक्ट था चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, ड्रग कार्टेल, ड्रग ट्रैफिकिंग और नकली नोटों के कारोबार और अवैध हथियारों के कारोबार, इन सबके रैकेट को एक्सपोज करना। अब जो अंदरूनी खबर आ रही है वो है कि सुशांत के साथ मिलकर के बहुत सारे लोग, जिनको बॉलीवुड की ये जो डार्क चीजें थी नहीं मालूम थी, उसकी जानकारी सुशांत और कुछ लोगों को हुई और एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से। अब ये सभी बच्चे जो थे वो कोई डिटेक्टिव नहीं थे, लेकिन जिनको जहां जैसे भी कोई सबूत मिलता था वो सबूत को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन वो मेच्योर या प्रोफेशनल तरीके से जो डिटेक्टिव का काम होता है, ऐसा लोग नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वो सारे लोग इस तरह के काम कर रहे थे और वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इसकी जानकारी कुछ लोगों को हो गई थी और इसीलिए जो मैंने आपको कल दिखाया कि कैसे एक एक करके तकरीबन 15 लोगों की, जिसमें एक आध दो लोगों के बचे होने की भी खबर है, लेकिन तकरीबन 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे एक स्वाभाविक मौत या सुसाइड का नाम दे करके दबाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि मई से लेकर के अगस्त तक, और अकेले मई और जून के बीच में कई मौतें हुई, लेकिन यह सिलसिला अगस्त तक जारी रहा। मतलब इस इन्वेस्टिगेशन में, या इस तरह के, आप इसे इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कौन ड्रग कार्टेल चला रहा है, कौन सेक्स रैकेट चला रहा है, कौन चाइल्ड ट्रैफिकिंग चला रहा है। लेकिन जहां जहां से उनको छोटे मोटे सबूत मिलते थे, वो सारे लोग सबूत को इकट्ठा करके आपस में चर्चा करते थे कि ये आखिर में बॉलीवुड में चल क्या रहा है। और ये लोग उस तह तक पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही इन लोगों को रास्ते से हटाया जाने लगा। और इसके वीडियो मैंने कल आपको दिखाए हैं। आज मैं आपके सामने वो सबूत ला रहा हूं जो आप कहेंगे कि हां, इस बात में पूरी तरह से सत्यता है। लेकिन उस पर जाने के पहले मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं, जो आपने ऐसे कुछ पत्रकारों को, ऐसे कुछ मीडिया समूहों को, जिन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की, गलत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की और कुछ एसएसआर वॉरियर के भी वेश में कुछ आकर के अनाप शनाप सवाल उठाने की कोशिश की, उन सबको आप सबने एक्सपोज कर दिया। और जो रियल एसएसआर वॉरियर हैं, वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं
और हम लोग सब इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने उन सभी पत्रकारों को जबरदस्त जवाब दिया है, उनके झूठ को जिस तरह से आप लोगों ने बेनकाब किया है और उनकी जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो पे जो तारीफ की है ना, तारीफ का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं जो बतलाना कोशिश कर रहा हूं आप समझ गए। तो जो तारीफ आपने की है ना, वो अद्भुत किया है। तो ये बात तो सत्य हो साबित हो गई कि सत्य के साथ कौन खड़ा है, न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि सवाल उठेंगे, उठने दीजिए। आपको और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि जस्टिस हो ना जाए। जस्टिस में जब थोड़ा डिले होता है, भटकाया जाता है, तो लोग विचलित हो जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। पूछने का उनको हक है, पूछना भी चाहिए। लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि लड़ाई किससे है। लड़ाई ऐसे रसूखदार लोगों से है जिन्होंने तंत्र के ऊपर कब्जा बनाया हुआ है। सोचिए, पुलिस में उनके लोग हैं, जुडिशरी में उनके लोग हैं, राजनीतिक पार्टी में उनके लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए हैं। कहां लड़ेंगे आप, किससे लड़ेंगे आप? ऐसे हालात में कुछ मुट्ठी भर ईमानदार लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो पुलिस में हैं, जो राजनीति में हैं, जो जुडिशरी में हैं और जो मीडिया में हैं, उनके साथ मिल करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसीलिए ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस में, वो भी मैं आपको रिलीज करूंगा कल या परसों में, हमारे ऑफिस में, और मैं शुक्रगुजार हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस का, ये भी मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं शुक्रगुजार हूं योगी आदित्यनाथ के पुलिस मैशिनरी का, जिनको मैंने सिर्फ पत्र लिखा और मेरे पत्र के 12 घंटे के अंदर संज्ञान लिया गया और 24 घंटे के अंदर इंटेलिजेंस की टीम हमारे स्टूडियो पहुंच गई। और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को, नोएडा की पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो देखिए, सुरक्षा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको आवाज आप दें और वो त्वरित प्रतिक्रिया उनके तरफ से हो, बगैर किसी लाग लपेट के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात महाराष्ट्र पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से एलआईयू की टीम अभी अगर मैं पूरा फोटोग्राफ आपको रिलीज करूंगा, कल मैं पूरा फोटोग्राफ रिलीज करूंगा कि किस प्रकार से वो टीम हमारे स्टूडियो पहुंची और हमें आश्वासन दिया कि जो आप काम कर रहे हैं वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं और आपको निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी, आप सुरक्षित हैं। ये पुलिस का आश्वासन है कि आप सुरक्षित हैं, आप धैर्य में रहें और अपना काम करते रहें, आप ईमानदार से लड़ाई लड़ते रहें और सत्य के साथ खड़े रहें। यह है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस। और मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी, आपको भी, क्योंकि मैंने सीधा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा था और नोएडा पुलिस कमिश्नर को लिखा था। हमने हालांकि इस पत्र की कॉपी होम मिनिस्टर को भी भेजा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। वहां से कोई अभी तक एक्नॉलेजमेंट तो है, लेकिन कोई नहीं है। उन्होंने जो स्थानीय पुलिस को अगर दिया होगा, जो उनके इंटेलिजेंस के लोग होंगे, तो ये उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे जिनसे प्राथमिक स्तर से सुरक्षा चाहिए थी, वो हमारे पास आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और महाराष्ट्र पुलिस को यूपी पुलिस से सीखना चाहिए। और ध्यान रहे, ये नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं इस केस को उठा रहा हूं इसलिए सुरक्षा चाहिए।
आप एक आम इंसान बनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस को 112 नंबर पर फोन कीजिए और रिप्लाई का टाइम देख लीजिए। आप देख लीजिए, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं। आप अगर जांच करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इफिशिएंसी को, पुलिस की इफिशिएंसी को, तो 112 पे फोन कीजिए और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम कर रही है। नहीं काम कर रही है तो बताइए कि नहीं काम कर रही है। लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत रिस्पॉन्सिव हो गई है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी धीरे धीरे होती जा रही है। तो अगर नेतृत्व में दम हो तो सब कुछ संभव है, यह उत्तर प्रदेश सिखला रहा है। तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था। मित्रों, मैं जो बात कह रहा था आपको, रोहन रॉय, क्या रोहन रॉय को टास्क मिला था कि तुम्हें दिशा के घर से बाहर निकालना है, क्योंकि दिशा को रास्ते से हटाना है। दिशा के बारे में कोई ना कोई जानकारी उन माफियाओं को मिल चुकी थी और 4 जून को ये लोग दिशा को लेकर निकले हैं। और कहा गया क्या, पहला एग्जाम्पल दिया कि वहां पे फर्स्ट जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को दिया है, उस न्यूज लॉन्ड्री के इंटरव्यू में रोहन रॉय कह रहे हैं कि एक शूटिंग थी और शूटिंग के लिए हम लोगों को कहीं जाना था। हम लोगों ने तय किया कि उसी फ्लैट पे चलते हैं, मलाड वाले फ्लैट पे, और वहीं पे ये शूटिंग होगी। लेकिन रोहन रॉय टाइम्स ऑफ इंडिया को उसी दौरान वो इंटरव्यू दे रहे हैं, देखते जाइए, और जिस इंटरव्यू का हवाला देते हुए और जिस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कुछ पत्रकार चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे कि सीबीआई के पास दिशा सालियान का भी केस था और दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोज कर दिया और क्लीन चिट दे दिया सब सारे आरोपियों को, कोई आरोप नहीं बनता है। तो बीएमसी के चुनाव को लेकर के यह बात उठाई जा रही है। मित्रों, बीएमसी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव से क्यूआई नेटवर्क को न कभी मतलब था, न है, न रहेगा। क्यूआई नेटवर्क ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के 15-16 सितंबर 2023 को जनता की अदालत लगाई थी महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। और ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में 15-16 सितंबर को दोस्तों नमस्कार, आया था हमने। उस वक्त कौन सा लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त कौन सा विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त कौन सा बीएमसी का चुनाव था। ये जनता की अदालत की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और खास तौर से वो लोग जो एसएसआर वॉरियर बन करके ये काम कर रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, ध्यान रहे, आप अनर्गल प्रलाप में न फंसिए, उनके एजेंडे पर मत जाइए आप। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट नो हाउ ही स्पीक्स, आई डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। यू हैव ऑल द राइट टू से लाइक दिस, यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। I am indicating towards you, whosoever making this statement, I don't trust anybody. I don't trust anybody. आपके ये कहने से क्या हो जाएगा? और आप सवाल उठा रहे हैं कि नीलेश ओझा उनसे नहीं पूछ रहे हैं जिनसे पूछना चाहिए। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सबसे पूछा जाएगा, सबको आया जाएगा। जब ये अदालत लगा रहे थे तो किसी से पूछा नहीं था हमने, और हम अदालत लगा रहे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे।
राम रहीम को एक्सपोज करने वाले पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पत्रकार ने सवाल उठाना नहीं छोड़ा। शहाबुद्दीन के खिलाफ पत्रकार के परिवार को तबाह कर दिया गया, पत्रकार को तबाह कर दिया, लेकिन पत्रकार ने सवाल उठाना नहीं छोड़ा। ऐसे पत्रकार जिंदा हैं। ये दलालों की मंडली में, बेईमानों की मंडली में ये बात सही है कि आपको ईमानदार मिल नहीं रहा है, तो धैर्य रखिए। ये लड़ाई अभी जारी है और जैसा मैंने कहा कि जान पर खेल करके इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। और उन सारे दलाल पत्रकार जो नेगेटिव फैला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, नेगेटिव नैरेटिव, उनको आप सब आईना दिखा रहे हैं और पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि आप सब वो आईना दिखा रहे हैं। तो 15-16 सितंबर 2023 को हमने जनता की अदालत लगा दी और उसमें वर्डिक्ट दिया था जनता की अदालत में कि ये कौन कौन गुनहगार है। उस वक्त कोई बीएमसी नहीं था, उस वक्त कोई लोकसभा नहीं था, उस वक्त कोई विधानसभा नहीं था। तो पत्रकार जी, आपका एनालिसिस करते रहिए, आपको बहुत मुबारकबाद हमारे तरफ से। बस एसएसआर वॉरियर, आप मोर्चा संभाले रखिए। 4 जून को एक एडवर्टीजमेंट का बहाना दे करके दिशा को दिशा के घर से ले जाया गया और इसमें इंस्ट्रूमेंटल था सो कॉल्ड फियांसे रोहन राय। मुझे तो शक है इस बात पर कि ये वास्तव में फियांसे था भी या नहीं, और अगर ये वास्तव में फियांसे था तो ये सृष्टि का वो जो कोहली था ना, जो बच्चों की मांस खाया करता था नोएडा के एक इलाके से, उससे भी अधिक घिनौना है ये व्यक्ति, उससे भी अधिक। अगर ये वास्तव में फियांसे था तो मुझे संदेह है इसके फियांसे होने पर, क्योंकि इसके फियांसे के साथ ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ और ये व्यक्ति मौन है, ये व्यक्ति कहानी बना रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति हत्या में शामिल है पूरी तरह से उनके साथ, और आज मैं वही एक्सपोज कर रहा हूं। पहले इस व्यक्ति ने कहा कि एक एडवर्टीजमेंट के लिए बाहर ले गए थे, हम उस फ्लैट में गए थे। फिर इसने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, उसका भी मैं एक कॉपी दिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में कहता है कि इनफैक्ट दिशा वॉज ए वेरी एनिमल लवर, और उनको एक जानकारी मिली कि केरला में एक हथनी जो है वो फायर क्रैकर को मुंह में ले लिया और उसकी वजह से कुछ हुआ और उस वजह से उनकी मौत हो गई है। तो उस हथनी या हाथी के जो बच्चे हैं उनके मरने की खबर से और वो शायद वो वीडियो देखने की वजह से दिशा काफी विचलित हो गई है और दिशा काफी डिप्रेशन में चली गई है। एक क्यूट एनिमल लवर थी, ये रोहन रॉय कह रहा है। कहां? टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिपोर्टिंग पे ध्यान रहे, ऑफिशियल रिपोर्टिंग पे कह रहा है। न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दे रहा है कि हमारा सूट था, सूट के सिलसिले में हम वहां गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दे रहा है कि वहां हथनी हाथी के मरने से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी और फिर मैंने कहा कि फॉर ए चेंज लेट अस चेंज द प्लेस। सो फॉर ए चेंज लेट अस चेंज द प्लेस। जहां हम अभी रह रहे हैं वहां अच्छा नहीं लग रहा है, चलते हैं दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह पर रहेंगे तो शायद इनका प्लेस चेंज हो जाएगा, तो इनका माइंड भी चेंज हो जाएगा। और फिर मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया कि पार्टी करेंगे। और फिर ये उसी इंटरव्यू में कह रहा है कि 3 दिन तक ये शराब पीता रहा, दारू पीता रहा, पार्टी करता रहा 3 दिन तक। 6 तारीख को आखिरी बातचीत हुई है दिशा की माता से, वो भी फोन पर नहीं, एसएमएस के जरिए। पता नहीं ये एसएमएस कौन भेज रहा था, वो भेज रही थी या रोहन रॉय खुद भेज रहा था। दिशा का मोबाइल, दिशा का लैपटॉप आज तक दिशा के माता पिता के पास नहीं है। ये बेशर्म इंसान और वो बेशर्म पत्रकार, उनको ये सवाल नहीं दिखाई पड़ रहा है।
यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, इन बेशर्म पत्रकारों को पूछना ही नहीं चाहिए कि दिशा का मोबाइल और दिशा का लैपटॉप आखिर रोहन रॉय के पास क्या कर रहा है। वो एक केस हुआ है, वो एक पुलिस केस है। अगर वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ही तैयार कर रहा था तो भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे जो एविडेंसेस हैं, ये सब संभाल करके उनके माता पिता को देना चाहिए। तो ये सो कॉल्ड फियांसी रख रहा है। ये फियांसी बिल्कुल नहीं था, ये फ्रॉड था, ये धोखा दे रहा था। और कुछ ही दिनों में वो जो एक लेडी है, लड़की है, उसके साथ इसने शादी भी कर ली है, जो होम टूर करा रही है। तो ये व्यक्ति वहां से निकल करके वो मोबाइल को अपने कस्टडी में रखा हुआ था। दिशा के माता से 6 तारीख को भी दिशा की बातचीत नहीं हुई है और 7 और 8 को तो बिल्कुल नहीं हुई है। बातचीत कब हुई है, दिशा के बारे में दिशा के माता पिता को जानकारी कब मिलती है? 8 तारीख, अब तारीख बदल गया 12 बजे के बाद, 9 तारीख की रात 3 बजे जब मालवानी पुलिस स्टेशन से कॉल जाता है कि मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचो। मतलब 9 तारीख सुबह 3 बजे से लेकर के 6 तारीख तक कोई भी बातचीत दिशा के माता पिता से इन लोगों ने नहीं की। और जो कुछ भी 1-2 बार जो कॉल आया जिसमें रोहन राय ने जवाब दिया कि दिशा बिजी है अपने काम में। जो दिशा अपने काम में बिजी थी वो डिप्रेस कैसे हो गई? तुम पहले स्टेटमेंट दे रहे हो कि बहुत बड़ी एनिमल लवर थी वो और वो डिप्रेशन में चली गई थी, तो फॉर ए चेंज तुमने प्लेस चेंज किया। न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू में कहा कि हमें एक एड फिल्म शूट करना था इसलिए हम चले गए। और मिड डे अब ये रिपोर्ट छाप रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत मजबूत कार्रवाई होगी। फर्जी रिपोर्ट कि मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है और जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है तो अब फिर ये नाटक क्या चल रहा है? मिड डे को यह शर्म नहीं आ रही है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद 2022 में ही 2022 दिसंबर में एसआईटी की घोषणा की सरकार ने और हमारे जनता की अदालत लगने के बाद और हम लोगों के पीआईएल लगने के बाद एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा हुई। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और वो जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो नल एंड वॉइड हो गया। मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को बेकार डंप में फेंक दिया गया। डंप में क्लोजर रिपोर्ट को तो संभाल के रखा गया है क्योंकि अभी उनका पूरा क्लोज करना है, उनका चैप्टर ही क्लोज करना है। मुंबई पुलिस की बेशर्मी को, उसको, उस पूरे चैप्टर को ब्लो बाय ब्लो क्लोज करना है। इसलिए उसको डस्टबिन में नहीं, बड़े संभाल के रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जब एसआईटी गठित हो गई और दिशा सालियान के पिता का रिकॉर्ड भी हो गया स्टेटमेंट, उसके बाद अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में अलग बात, मिड डे में अभी खबर छपवा रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट हो गया था और दिशा परेशान क्यों थी। सुनते जाइए स्टोरी इनकी स्टोरी देखिए, क्योंकि रोहन अभी जिंदा है, ध्यान रहे, ये बार बार स्टोरी बदलवाएगा। दिशा तो आई नहीं कहने के लिए मिड डे को। किसने कहा आखिर में मिड डे को? उसका नाम क्या है इस रिपोर्टर का? खान, समीउल्लाह खान। हाँ, समीमुल्लाह खान साहब। समीमुल्लाह खान साहब को लगता है सलमान खान से बड़ा रिश्ता है और आज जो कल जो रिलीज होगा ना, उसके लिए भी लगता है माल पानी सब चल रहा होगा। समीमुल्लाह खान साहब, समीमुल्लाह खान साहब को कौन कह रहा है साहब? पुलिस को कौन कहवा रहा है? पुलिस क्लोजर रिपोर्ट वकील को, हमारे वकील को नहीं दे रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो क्लोजर रिपोर्ट भी दे दो भैया, जो तुमने क्लोज किया है फाइल को, उसको नहीं दिया, लेकिन मिड डे को दे दिया। और क्लोजर रिपोर्ट क्या कह रही है सो सुन लीजिए साहब। तो दिशा बहुत डिप्रेस थी
अब ये क्लोजर रिपोर्ट कह रहा है या रोहन राय पीछे से कहवा रहा है? क्योंकि रोहन राय को मैंने डायरेक्ट फोन किया अपने मोबाइल से और मेरा नंबर पब्लिक में है। ऐसा लड़ाई कौन लड़ेगा? नंबर छुपा के नहीं, नंबर दिखा के लड़ रहे हैं, नंबर दिखा के लड़ रहे हैं। मैंने डायरेक्ट उसके मोबाइल पे फोन किया, उसने हेलो भी बोला। जैसे मैंने कहा आशुतोष, आशु तक आते आते उसने कट कर दिया, क्योंकि मेरी आवाज उसको सपने में भी गूंजती है उसके कानों में। तो रोहन राय ने फटाफट काट दिया और रोहन राय गायब है। अगर वो बेशर्म रोहन राय, बेशर्म कह रहा हूं तुम्हें, रोहन राय अगर तुमको शर्म है, मीडिया के सामने आओ, क्वाइट नेटवर्क पर आओ और मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दो। समझ लेंगे कि तुम्हारी इंक्वायरी हो गई। न्यूज लॉन्ड्री के पास गए थे ना, धुलाई करेंगे, तुम्हारे झूठ की ऐसी धुलाई करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी तुम्हारे जैसे क्रिमिनल की। मैं बता रहा हूं, हिम्मत है तो सामने आओ, मीडिया के सामने आकर के जवाब दो। रोहन राय, क्लोजर रिपोर्ट में स्टोरी क्या बन रही है? पहली स्टोरी आई कि शूटिंग करने के लिए गए, दूसरी स्टोरी आई कि वो एनिमल लवर थी, डिप्रेस हो गई, तीसरी स्टोरी आ रही है कि रिया अपने पिता से भी परेशान थी, क्योंकि रिया जो कमाई, दिशा जो कमाई कर रही थी, वो दिशा अपने पिता को देती थी और पिता किसी अपने गर्लफ्रेंड को दे देते थे। बेशर्म कहीं के, बेशर्म कहीं के, बेशर्म कहीं के। एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करेंगे। ये स्टोरी प्लांट करवाई जा रही है मीडिया में। तुम्हें सारे फैक्ट्स के साथ बुलाया जाएगा और अदालत में बुलाया जाएगा। तुम्हें बुलाया जाएगा कि ये तुमने स्टोरी कैसे फाइल की, ये कैसे बनाई। मुझे तो अदालत में बुलाया जाएगा कि बेशर्म कैसे कहा, तो मैं कहूंगा कि ये है बेशर्मी का राज। बताओ, तुम कहोगे क्या? तुम कह पाओगे? बताओ जरा सा। बिंजो की सूट, एनिमल लवर और अब अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये प्लांट करवाया जा रहा है। कितनी भी तुम कोशिशें कर लो, तुम्हारे नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे और नहीं होने देंगे। इस देश की जनता, 140 करोड़ जनता खड़ी हो चुकी है इस माफियाओं के अन्याय के खिलाफ। दलाल पत्रकारों की फौज खड़ी कर लो, बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की फौज खड़ी कर लो, लेकिन ये 140 करोड़ देश के लोग इस बेईमान, इस भ्रष्टाचारी, इस ब्रूटल मर्डर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं बेईमानों, बेईमानों, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। और अगर ये मुंबई हाईकोर्ट दूध का दूध पानी का पानी नहीं करती, तो हम लोग ये आग्रह करेंगे, हमारा पिटीशन में ये आग्रह भी है, हम लोग कर रहे हैं ये आग्रह कि इसे उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दीजिए, कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। दिल्ली नहीं करिएगा, दिल्ली में वही आके बैठ गए हैं फिर उपाध्याय जी, उस पर हम लोगों ने बहुत पहले ही शक बता दिया और शक के एविडेंस है हमारे पास। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें कि महाराष्ट्र की जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो बिल्कुल संज्ञान लेगी और हमें जस्टिस मिलेगा। दिशा के पिता को बदनाम करने का फिर प्लान चला। सबसे पहला स्टोरी था पुलिस का कि दिशा का फियांसे से गड़बड़ हो गया था और उसके प्रेग्नेंट होने की भी खबर फैला दी इन्हीं पुलिस वालों ने। और ये सारी खबर मुझे ईमानदार पुलिस वाले ही दे रहे हैं, पक्की खबर मुझे ईमानदार पुलिस वाले दे रहे हैं, ईमानदार इंटेलिजेंस के लोग दे रहे हैं कि क्या क्या इन लोगों ने गुनाह किया है। तो पहले दिशा के प्रेग्नेंट होने की खबर बनाई, वो काम नहीं किया। फिर एनिमल रबर की खबर कराई, वो काम नहीं किया। बिंजो ऐड करने के लिए गई, वो काम नहीं किया। अब पिता को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उसके साथ साथ वकील महोदय को भी बदनाम करो। यह साजिशों का दौर चल रहा है और इस साजिश में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो यही है रोहन राय।
रोहन राय को असल में ये सुपारी मिली थी कि तुम दिशा को उनके घर से निकाल करके सेफ जगह पे लेके आओ ताकि उसे रास्ता से हटाया जा सके। 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख सुबह 3 बजे तक दिशा अपने माता पिता से के संपर्क में नहीं थी। अब आप सोचिए साहब, एक शहर में बेटी किसी 25-30 किलोमीटर दूरी पर या 40 किलोमीटर की दूरी पर रह रही है और उसको फोन से भी संपर्क करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो मर्डर का जो ये शागिर्द है, अब इसने डायरेक्ट किया है या उन लोगों ने किया है, किसने किया है, किसका पहले हाथ है, किसका बाद में हाथ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल जांच का विषय है कि ये जो 4 तारीख को इस रोहन राय ने दिशा को बहला करके, फुसला करके, अलग अलग स्टोरी बना करके, उनके घर से माता पिता के कब्जे से छीन करके उसको अपने साथ लाया है, वो स्वाभाविक रूप से लाया है या किसी के इशारे पर लाया गया है? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मई से ही लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं सुसाइड में, कहीं रोड एक्सीडेंट में, कहीं कुछ में, और यह सिलसिला अगस्त तक चलता रहा है। 8 जून के पहले भी मौतें हुई और 8 जून के बाद भी मौतें होती रहीं। जैसा कि कल मैंने वीडियो में दिखाया था कि 13 जून की रात को कहा जा रहा है कि 3 मौतें हुई हैं। अब ये सब तो जांच का विषय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 15 मौतें हुई हैं, तो क्या रोहन राय को और उनके गैंग को, जो ये सभी विटनेस आया है, ये सब कहीं शागिर्द तो नहीं है? एड नहीं मिल रहा होगा तो चलो ड्रग ही बेच लेते हैं। जब आप वहां पर जाते हैं, आप देखिए इसमें ड्रग के कार्टेल में शामिल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक्टिंग करके पैसे कमाने की मान लो कि एक स्रोत है, और अभी आपको एक्टिंग मिली नहीं, बाकी काम कोई आता नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, तमाम तरह से रहना है, दिखाना भी है कि हम एक्टर हैं, ये हैं, वो है। तो जब फिल्म नहीं चली तो आप क्या करेंगे? तो आप साइड बिजनेस ढूंढेंगे। साइड बिजनेस में ऐसा बिजनेस जो इजी मनी हो। एक पुरिया लाया, किसी को दिया और पुरवा चला गया, पैसा आ गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं डायरेक्ट विटनेस रहा हूं। विटनेस मतलब मैंने देखा है कि पार्टियों में कैसे ये लोग धंधा करते हैं। आज नहीं, 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। ये दिल्ली में भी, लेकिन वहां उस वक्त कहा जाता था नहीं सिगरेट पी रहे हैं। मैं पूछता था कि भाई ये क्या है? बोला नहीं नहीं वो सिगरेट है। तो हमने कहा सिगरेट को निकाल करके भी उसमें कुछ डाल रहे हैं? तो नहीं नहीं कुछ ऐसा ही होगा, कुछ गांजा होगा। अब वो गांजा था कि व्हाइट कलर का क्या था भगवान जाने। अब ये सारी बातें पुलिस को भी मालूम है, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी मालूम है, नारकोटिक्स को भी मालूम है, सबके देखरेख में होता है। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन ये होता था। हो सकता है वो सिगरेट ही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से छुप छुपा करके लोग करते थे जो संदेह होता था। अब ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का विषय है कि भैया कौन से क्लब में, कौन से नाइट क्लब में ये सब काम चल रहा है, ये धंधा चल रहा है या कहां चल रहा है, ये उनको देखना पड़ेगा। लेकिन जिन दिनों हम लोग एक्टिव रिपोर्टिंग में थे, सड़कों पर निकलते थे रिपोर्टिंग के लिए, तो ये सब सारी खबरें हम लोगों को मिलते रहती थी। कई बार उन जगहों पर जाना भी होता था, लेकिन एग्जैक्ट सबूत हाथ में नहीं होने की वजह से हम लोग उसको सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन जब अब ये कार्टेल वगैरह का खेल शुरू हो गया है, तब पता चल रहा है कि अरे ये तो मामला बहुत गहरा था, मामला बहुत गहरा था, मामला बहुत बड़ा था। कहीं उस समय जो हमने देखा था वो इससे तो नहीं संबंध रखता है, इसी जैसे व्यवहार से तो संबंध नहीं रखता है। तो रोहन रॉय 4 तारीख को ला करके विंजो का एड सूट नहीं कर रहा था, बल्कि इन माफियाओं के संपर्क में था। और यह जांच होनी चाहिए कि रोहन राय का आदित्य ठाकरे के साथ बातचीत हुई है कि नहीं, रोहन राय का
सूरज पंचोली के साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, अरबाज खान के साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, दिशा के मोबाइल में किन से बातचीत हुई है, कॉर्नर स्टोन का जो मालिक है उनसे क्या बात हो रही है दिशा की। एक 25 लाख रुपए का बर्डन और ये वो पता नहीं कौन से कहां से स्टोरी ये लोग प्लांट किया है, उसका क्या मतलब है। और जो समीर खान जिसकी कि 2023 या 24 में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उस समीर खान का क्या रिलेशन है ड्रग कार्टेल से। ये सारी बातें अब जांच का विषय है कि दिशा एक पार्टी में गई, वहां कुछ देख लिया और उसके बाद ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई लोग जिनके खिलाफ वो विटनेस बन रही थी और जिनके खिलाफ उन्होंने सुशांत को बोला या सुशांत भी उस पार्टी में था, दोनों ने देखा और फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई, ये कॉन्वर्सेशन लीक हो गया। क्या ये स्वाभाविक तात्कालिक कारण बना दिशा और सुशांत की मृत्यु का, या जो 15 मौतें हुई हैं वो और दिशा और सुशांत की मौत, वो उन सब में एक रिश्ता है। और ये दिशा और सुशांत कुछ कुछ बड़े काम को करना चाह रहे थे, देश के लिए कुछ काम करना चाहते थे कि इन सब के ड्रग के रैकेट्स को एक्सपोज करना चाहते थे। इसमें हो सकता है कि सुशांत को जो ह्यूमिलिएशन मिल रहा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी उनके अंदर एंगर हो कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं और अपने आप को स्टार बना रहे हैं, तो मैं इसे बताता हूं। हो सकता है ये भी एंगल हो। तो क्या दिशा और सुशांत एक बहुत देश की सेवा में लगने वाला कोई काम कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, एक बड़े रैकेट को बर्स्ट करने वाले थे और उसकी वजह से इसने दिशा को घर से निकाल करके एक ऐसे जगह पे ले गया जहां आराम से उनको रास्ते से हटाया जा सके। वो 15 मौत में ये भी शामिल था, या ये तात्कालिक कारण बना उस पार्टी 7 जून की पार्टी का। ये है जांच का विषय। और मुझे लगता है कि रोहन राय से अगर इंटरोगेशन होगा तो ये कबूल देगा कि वो 4 तारीख को किसी के इशारे पर दिशा को लेके गया था, या ये स्वाभाविक रूप से अपना एडवर्टीजमेंट शूट करने के लिए गया था। क्योंकि इसके स्टेटमेंट्स में इतने फ्लॉज हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट इसका झूठ लगता है। कभी एनिमल की बात, कभी शूटिंग की बात, कभी पिता के फेयर्स की बात, बहुत सारी नैरेटिव ये लेकर के आ रहा है सामने, और इसके इशारे के बिना ये सब नैरेटिव चल नहीं सकता है। ये जांच का विषय है कि आज रोहन राय को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है और रोहन राय के इन गैंगों के जिनके जो आरोपी है उनसे क्या रिश्ते हैं। ये बेहद जरूरी बात है। और तब शायद रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती की भी भूमिका सामने आएगी, और तब सुशांत का केस ओपन एंड शट केस होगा। तो मित्रों, मैं आपको प्रत्येक दिन अपडेट्स ला रहा हूं, और एसएसआर वॉरियर जिस धैर्य के साथ आप लगे हुए हैं, ये लड़ाई लंबी है, ध्यान रखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाई जाए, लेकिन दूसरे तरफ से रिगर चल रहा है। दूसरा तरफ कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन वो समझिए, मैं उनकी कौड़ी की औकात समझता हूं, जिन्हें दुनिया समझ रही है कि बहुत असाधारण लोग हैं। कोई असाधारण नहीं, सब ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो क्रिमिनल के सामने अगर ईमानदार खड़ा हो जाएगा और 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई औकात नहीं है। इसलिए इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। इन बेईमानों को एक्सपोज करेंगे ब्लो बाय ब्लो। बस आप धैर्य बनाए रखिए। जो कुछ लोग जो सवाल जवाब करने लगते हैं, डोंट ट्रस्ट, थोड़ा धैर्य रखिए। सबको जवाब मिलेगा, सब जवाब मिलेगा, हर जवाब मिलेगा। शुद्ध नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्य के सहारे लड़ते रहिए, विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।